हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, स्वागत है। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है। एक प्रश्न आपको कार्डियोवास्कुलर से है, जो कि आखिरी प्रश्न होने वाला है, और दूसरा प्रश्न जो है वह आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7वां, जो आपके इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, न्यू चैप्टर में कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी संचारित फैलने वाला संक्रामक रोग और उसका प्रबंध, ये पढ़ना है न्यू चैप्टर में। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन को शामिल किए हैं, और ये क्वेश्चन आपके पिछले वाले चैप्टर से जो बच गया था, हार्ट इन्फ्लामेशन, इसको देखेंगे। ठीक है, वीडियो नंबर हमारा यह 23 नंबर का है। ठीक है ना, आप सभी के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, जैसा कि जानते हैं सप्ताह का दूसरा दिन है, तो दूसरा सब्जेक्ट MSN 2 होता है सेकेंड ईयर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, कहता है हार्ट इन्फ्लामेशन क्या होता है, बताइए। ठीक है, हार्ट इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेज ऑफ हार्ट इन्फ्लामेशन। ठीक है, हार्ट इन्फ्लामेशन के मतलब आप समझ रहे हैं, इसे प्रदाह कहते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक है, प्रदाह लिखिएगा, हृदय प्रदाह। प्रदाह के इन्फ्लामेशन के मतलब क्या है, आप लोग समझते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है दर्द होना, सूजन होना। ठीक है, वहाँ पे अलग प्रतिक्रिया करना, यानी ललीमा होना। ठीक है ना, तो ये जो है इरिटेट करना, ये सब इन्फ्लामेशन का लक्षण होता है, पता है। अब इन्फ्लामेशन है तो चोट के कारण भी हो सकता है, संक्रमण के कारण भी हो सकता है, दोनों कंडीशन बनता है इन्फ्लामेशन का। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जो है हार्ट के बारे में देखते हैं। तो माय डियर, हार्ट का जो इन्फ्लामेशन होता है, आपको समझना चाहिए कि एक भाषा में लिखना है कि हृदय का प्रदाह, यह एक हृदय की बीमारी है। ठीक है, हार्ट की बीमारी है जो हृदय में चोट या संक्रमण के कारण हृदय के तीनों लेयर या संपूर्ण हृदय में प्रदाह की जो है सिचुएशन, स्थिति बन जाती है, जिसमें हृदय में सूजन, दर्द होना, ठीक है, आम बात हो जाता है। यही हमारा हृदय प्रदाह यानी हार्ट इन्फ्लामेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। कहता है हृदय प्रदाह को 4 चरणों में बांटा जाता है। अब जो हार्ट इन्फ्लामेशन है, 3 तो इसका लेयर ही है। ठीक है, 3 तो हार्ट का लेयर ही होता है, और एक जो होता है वह संपूर्ण में एक साथ संपूर्ण हार्ट को इन्फ्लामेटेड कर देगा, तो एक वाला ये हो जाता है। तो कुल 4 चरण होता है। ठीक है, पहला होता है पेनकार्डाइटिस है, देख लीजिए, पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस का अर्थ होता है कि संपूर्ण हृदय का प्रदाह, मतलब कंप्लीट टोटल हृदय में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे हृदय का बाहरी, मध्यम और भीतरी तीनों लेयर प्रभावित हो जाएगा, संपूर्ण हृदय ही जो है खराब हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम लोग पेनकार्डाइटिस कहते हैं। संपूर्ण हृदय के संक्रमण एवं प्रदाह को पेनकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो पेनकार्डाइटिस होता है संपूर्ण हृदय का इन्फ्लामेशन। ठीक है, दूसरा है पेरिकार्डाइटिस। अब तीनों जो है वह एक एक लेयर का है। अगर मान गए बाहरी परत में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, प्रदाह होगा या संक्रमण होगा सिर्फ और सिर्फ बाहरी परत में, तो हम लोग जानते हैं बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं ना, पेरिकार्डियम हम लोग कहते हैं ना बाहरी परत को। तो उसी प्रकार से अगर सिर्फ बाहरी परत में हृदय का संक्रमण होगा या सूजन हो जाएगा या फिर उसमें प्रदाह हो जाएगा, तो उससे हम लोग पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। उसी प्रकार से सेम है मायोकार्डाइटिस, यानी मध्य परत में सूजन होगा, मध्य परत में प्रदाह और संक्रमण होगा, तो वह जो है मायोकार्डाइटिस कहलाता है। इसी प्रकार से एंडोकार्डाइटिस है, मतलब एंडोकार्डियम, यह हमारे मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और इसमें अगर बन जाएगा, इन्फ्लामेटेड हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि आइटिस लगा देते हैं इन्फ्लामेटेड पार्ट में। ठीक है, तो जब भी कोई अंग अगर मान गए आइटिस जोड़ा हुआ देखिएगा, समझ जाइएगा कि यह उसके इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। और इन्फ्लामेशन होने के कारण या तो चोट भी हो सकता है या सूजन भी हो सकता है। और उसमें होगा क्या लक्षण में, तो लक्षण में सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, लालिमा हो जाएगा उस जगह पर। यही जो है मुख्यतः आपके इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं। तो हार्ट में भी तीनों लेयर में होगा ही होगा, और अगर पूरे में हो जाएगा हार्ट के, तो वह पेनकार्डाइटिस हो जाएगा। तो कुल 4 स्तर बनता है, आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले। अब आता है कारण। चूँकि हार्ट है, इन्फ्लामेशन है, तो हम देखे हैं कि इन्फ्लामेशन चोट व संक्रमण से भी प्रदाह बनता है। तो चलिए हम लोग इसके उपचार, ट्रीटमेंट को देखते हैं।
मान गए हमें अगर वायरल, अब जो पर संक्रमण हो सकता है, बैक्टीरियल संक्रमण भी हो सकता है, फंगस संक्रमण भी हो सकता है, ठीक है, और वायरल संक्रमण भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि संक्रमण सिर्फ जो है बैक्टीरिया से होगा, संक्रमण वायरल भी हो सकता है, यानी वायरस वाला भी हो सकता है, संक्रमण फंगस वाला भी, कवक वाला भी हो सकता है। तो ये जो है आपको सबके बचाव कारण जो है लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, कारण और लक्षण अगर आपको किसी भी बीमारी का पता है तो आप उसका उपचार भी लिख सकते हैं खुद से, और उसका नर्सिंग प्रबंध भी लिख सकते हैं। जब तक आपको कारण और लक्षण नहीं पता रहेगा, नहीं कन्फर्म आप रहिएगा, तब जो है आपको दिक्कत होगा। कारण लक्षण नहीं पता रहेगा तो न नर्सिंग प्रबंध लिख पाइएगा और न उसका जो है मेडिकल प्रबंध लिख पाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कारण और लक्षण पर बहुत फोकस कीजिए। नहीं फोकस कीजिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपको जो है चला जाएगा अंदर, ठीक है ना। इसलिए अब मान गए अगर पेशेंट को वायरल संक्रमण के कारण अगर हार्ट का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वायरल संक्रमण में रूबेला वायरस हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। बहुतों सारे वायरस है जो व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है हार्ट को। तो अगर वायरल संक्रमण में कुछ ये संक्रमण वायरल वायरस का नाम दिया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। जीवाणु संक्रमण, जैसे अब बैक्टीरिया संक्रमण क्या क्या हो सकता है, तो डिप्थीरिया, स्टेफोकोकस, टाइफाइड, ये सब जो है व्यक्ति को क्या करता है, बर्डोटेला, जो आपको रूमेटिक फीवर जो होता है, स्टेप्लोकोकस के कारण ही ना जो है रूमेटिक फीवर होता है। आप लोगों को पता है, हम पढ़ाए थे कि रूमेटिक फीवर से जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होता है। तो वही जो है यहाँ पे स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शन के कारण वहाँ भी बैक्टीरिया था रूमेटिक फीवर में, और यहाँ भी जो है आपको स्टेप्लोकोकस हार्ट का इन्फ्लामेशन में मिल ही गया, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना पड़ता है। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टॉपिक आ जाए पहले के क्वेश्चन में, तो उसको माइंड में जो है घुमाना चाहिए कि माइंड में याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइज कीजिए पीछे जाकर, तब जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे पीछे का भी आगे का भी। तो जीवाणु में वही है, बैक्टीरिया में अगर होगा तो डिप्थीरिया है, स्टेप्लोकोकस है, टाइफाइड है, ये सब कुछ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। परजीवी संक्रमण की बात किया जाएगा तो कैंडिडा होता है, ठीक है, एस्परगिलस होता है और ट्रिकियोनोसिस होता है। तो ये सब कुछ फंगस संक्रमण है। और कुछ दवाइयाँ के लेने से भी समस्या होता है, जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। तो कुछ दवाइयाँ के कारण भी जो है आपके हार्ट में समस्या हो जाता है, यानी ये जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये कुछ जो है कारण है, ज़्यादा विशेष कारण है नहीं, तो इसके कारण को आप लोग दिमाग में रखिए। देखिए, तो आपको कारण में क्या रखना है, कारण में रखना है वायरल संक्रमण, जीवाणु के संक्रमण, परजीवी संक्रमण, कुछ दवाइयाँ के सेवन करना, ठीक है, चोट लगना भी होगा, कारण में चोट लगना भी लिखिएगा। चोट लगने से भी हार्ट के कोई जो है क्षति हो सकता है, तो इसलिए जो है चोट लगना भी लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब लिखिएगा, समझ गए। अब ये चीज़ें आपका हो गया, तो एक कारण हो गया। अब आपके सामने में है वायरल में कौन कौन है, रूबेला, एडिनो और इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरिया में कौन है, डिप्थीरिया, स्टेप्लोकोकस, टाइफाइड, ठीक है, टाइफी होता है ना, सल्मोनेला टाइफी वही है। परजीवी संक्रमण में कैंडिडा, एस्परगिलस, ट्रिकियोनोसस, ठीक है। कुछ दवाइयाँ पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ठीक है, और लास्ट में लिखिएगा ट्रोमा, चोट लगना भी कारण होगा, ठीक है। तो ये सब कारण जो है आपके यहाँ पे हो गए। आगे चलिए, लक्षण क्या होता है माय डियर। अगर मान के किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आ गया तो उसके हार्ट में क्या लक्षण आ जाएंगे। तो सबसे पहले हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है, पहला लक्षण सीने में दर्द देना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो पहला लक्षण सीने में दर्द देना। अब आप लोग को पता है कि हार्ट जैसे ही गड़बड़ाएगा, उस हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको यूरिन भी प्रभावित होगा, ब्लड भी प्रभावित होगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेना भी आपको दिक्कत होने लगेगा, यानी सांस में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, सांस फूलने लगेगा, धड़कन आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इस सब सिचुएशन जब होता है तो आपके खाने का भी मन नहीं करता है, आपको जब खाएंगे नहीं तो आप कमज़ोर होते जाएंगे, ठीक है। और हृदय का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि हृदय में सूजन है यहाँ पे, तो हृदय का आकार बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन कमने लगता है तो उससे जो है शरीर नीला पड़ने लगेगा, शरीर में रक्त का प्रवाह कम जाएगा, चूँकि हार्ट भी हमारा क्षतिग्रस्त है।
हार्ट ही हमारा इन्फेक्टेड है, हार्ट ही हमारा जो है क्षतिग्रस्त है, तो कहाँ से ब्लड को सप्लाई पूरा कर पाएगा, तो ब्लड का कमी आएगा ही आएगा। तो हार्ट से जुड़ी हुई तमाम जो है लक्षण यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि हम कोई बीमारी में सिर्फ और सिर्फ उसके मेन लक्षण को ही लेकर चलते हैं, नहीं। पहले डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट करता है किसी बीमारी का, तो वह पहले जो है दवाई देता है, तो ज़्यादातर दवाइयाँ उसके लक्षण प्रबंध लाक्षणिक सिम्टोमेटिक दवाई ही होती है, ठीक है। उसमें जो भी डॉक्टर दवाई देते हैं, ज़्यादातर दवाई देखिएगा ना तो वो सिम्टोमेटिक दवाई ही होता है, जो संबंधित लक्षण को जो है लिए दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हार्ट में प्रॉब्लम है तो अब हार्ट से जुड़ी हुई जितना फंक्शन है सभी प्रभावित होगा। जैसे मूत्र में रक्त आना, हिमेचिरुआ, ठीक है, मूत्र में रक्त आ सकता है। हार्ट रक्त प्रवाह में कमी आएगा। रक्त प्रवाह में कमी कैसे आएगा? चूँकि आपका हार्ट जब इन्फ्लामेटेड है तो जाहिर सी बात है बेचारा ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाएगा, तो कम होगा ही होगा। शरीर में जब ब्लड कमी पंप होगा तो शरीर में ऑक्सीजन कमेगा, शरीर नीलिमा होगा, मीन्स साइनोसिस होगा। अब जब ऐसे होता है तो कार्डियोमेगली हो जाता है, हार्ट का आकार बढ़ जाता है, समझ गए ना। चूँकि इसमें सूजन है, इन्फ्लामेशन होगा तो हृदय का आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ऐसे में जब मान गए आपको ऑक्सीजन कमेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन कमता है व्यक्ति के शरीर के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसका पल्स रेट बढ़ जाता है, चूँकि वह सांस लेने के प्रयास ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इसलिए हार्ट का जो पल्स रेट है बढ़ जाता है। सांस लेने में परेशानी, डिस्पोनिया होने लगता है, चूँकि ऑक्सीजन का कमी होगा तो सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। व्यक्ति को भूख नहीं लगता है, एनोरेक्सिया होने लगता है, सीना उसका भारी लगता है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट का आकार जो है बढ़ गया होता है, सीना भारी लगने लगता है, ठीक है, इरिटेट लगने लगता है, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, सीने के भारी महसूस होना, ठीक है, इरिटेट होना, ये लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है लक्षण है, लक्षण कोई खास नहीं है, बस आप ध्यान में रखिएगा तो सब लिख पाइएगा। निदान है, अब इसका क्या क्या डायग्नोसिस होगा, तो जाहिर सी बात है हार्ट में प्रॉब्लम है तो इतना तक तो जो है नॉर्मल है, ये सभी बीमारी में लिखाता है। शारीरिक परीक्षण, लक्षणों की जांच, रक्त परीक्षण, किसी भी बीमारी में, खासकर इन्फ्लामेशन वाला में तो सब में यह लिखाता है। किसी भी बीमारी में निदान में ये तीनों चीज़ लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना, एकदम सही है। तो 3 तो यही हो जाएगा निदान में। रह गई बात चेस्ट में प्रॉब्लम है तो एक्सरे भी होगा, ECG भी होगा, इको भी होगा, इकोकार्डियोग्राफी, इको भी होगा, CT स्कैन भी हो सकता है, एंजियोग्राफी भी होगा। तो ये सब के सब निदान है, ठीक है। निदान कुछ खास है नहीं, डायग्नोसिस। अब रही बात जटिलता की, तो जटिलता में कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर मान गया या हार्ट का इन्फ्लामेशन ज़्यादा दिन तक बनता है तो पेशेंट में हार्ट अटैक की संभावना आ सकता है, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। और ये पढ़ा दिए हैं क्या होता है। कार्डियोमेगली हो जाएगा, पेशेंट का हृदय का आकार बढ़ जाएगा, जिसके बाद जो है हार्ट का जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो सकता है फंक्शन, ठीक है। सेप्टिसेमिया हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा संक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। हार्ट फेल कर सकता है इस कंडीशन में, और लास्ट में पेशेंट को डेथ भी हो सकता है। तो हार्ट एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और जब उसमें ही प्रॉब्लम आएगा तो ये सारे जटिलता तो होना लाजमी बनता है, ठीक है। तो ये जटिलता हो गया। अब लास्ट में हम इन्फ्लामेशन के उपचार में क्या क्या करते हैं, तो कभी भी उपचार लिखने चलते हैं तो आपको उपचार के लिए लक्षण पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप नर्सिंग प्रबंध लिख रहे हो, चाहे आप उपचार लिख रहे हो, उसके लिए आपको कारण लक्षण अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं, किन कारण से यह बीमारी होता है। तो जब ये चीज़ आपको पता रहेगा तो तब जाके उपचार लिख पाएंगे और पेशेंट के लिए नर्सिंग प्रबंध भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहले कंप्लीट कीजिए बीमारी का लक्षण और कारण, तब जाके जो है इसके नर्सिंग प्रबंध और उपचार को आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए उपचार ट्रीटमेंट में हम लोगों ने देखा कि रोगी को एंटीबायोटिक दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखें कि यह संक्रमण के कारण भी हो सकता है, जिसमें अलग अलग संक्रमण था, बैक्टीरियल, फंगस, वायरल, अलग अलग संक्रमण था। तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, सेफेप्राजोन, ठीक है ना, ये सब एंटीबायोटिक दवाई है। और सारे दवाई हैं, और बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं हम देते हैं संक्रमण के लिए।
रही बात दर्द के लिए, तो रोगी को दर्द से बचाने के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं, जैसे ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिक दर्द से राहत दिलाता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि सीना में व्यक्ति को दर्द होता है, लक्षण में देखे हैं ना। उसके बाद तीसरा है, रोगी को आवश्यकता अनुसार स्टेरॉयड दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, ठीक है ना, प्रेडनिसोलोन, और यहाँ पे है हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। अब यह जो है क्या करता है कि सूजन को भी कम करता है, ठीक है। यह जो है सूजन, दर्द, मतलब एक प्रकार से जो स्टेरॉयड दवा होता है वह सभी तरह के चीज़ों को कम करता है, ठीक है। यह जो है आपको सूजन, दर्द को भी कम करता है, और साथ में मान गए वहाँ पे अगर कोई निशान है, कोई लालिमा वगैरह हो चुका है पेशेंट के हार्ट में, तो उसको भी यह कम करता है, ठीक है। ये चीज़ स्टेरॉयड सभी में लगभग काम करता है, ठीक है ना। रोगी का लक्षणिक प्रबंध किया जाता है। अब यहीं पे है रोगी का लक्षण का प्रबंध किया जाता है। लक्षण का प्रबंध क्यों किया जाएगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि रोगी में उल्टी भी हो सकता है, ठीक है। उल्टी के सीना भी भारी बंद हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को जो है क्या होगा, सांस की ऑक्सीजन की कमी होगा, सांस फूलेगा, शरीर नीला होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे। तो लाक्षणिक प्रबंध जो है करेंगे, उसमें से एंटीमेटिक उल्टी के लिए, एंटासिड जो है एसिड को कम करने के लिए, ठीक है। और अगर पेशेंट को गंभीर स्थिति बन जाए, मतलब हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर दे, हार्ट ख़त्म हो जाए, तो उस कंडीशन में, गंभीर कंडीशन में सर्जरी किया जाता है। और सर्जरी होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है, या फिर वाल्वल सर्जरी किया जाता है। तो हार्ट के ट्रांसप्लांट पता है कि हार्ट को जो है लगाया जाता है, दूसरे हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, और वाल्वुलर सर्जरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका क्या है, मैंने 5 बताया उपचार, और सारे उपचार आप लिख सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देना, ठीक है, पेशेंट को सहारा देना, तो ये तो कुछ खास उपचार है। अब इसके बाद नर्सिंग प्रबंध आएगा। तो नर्सिंग प्रबंध आपको लक्षण कारण के आधार पर 10 पॉइंट 15 पॉइंट लिखना है नर्सिंग प्रबंध में, ठीक है। अगर सीधा पॉइंट में लिखना चाहते हैं वो भी लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसमें से 2-4 सेलेक्ट करें पॉइंट, और उसके अंदर में उससे हम डिस्कस करें, तो वह बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। हार्ट इन्फ्लामेशन हो गया समाप्त। आप लोग नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं उपचार का। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा प्रश्न एक न्यू यूनिट का है। न्यू जो है हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा है कम्युनिकेबल डिजीज और इट्स मैनेजमेंट, यानी संचारी रोग और उसके प्रबंध, ठीक है ना। ये पढ़ना है, बहुत सारे संचारी रोग के, फैलने वाले रोग के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चलिए आज हम लोग पोलियोमेलाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक है, ये मोस्ट VVI प्रश्न है पोलियोमेलाइटिस। ओके, चलिए देखिए पोलियोमेलाइटिस होता क्या है। माय डियर, पोलियोमेलाइटिस को हम लोग पोलियो भी कहते हैं, तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा कि यह पोलियोमेलाइटिस दिया है तो आखिर पोलियो क्या होता है। वही है, आम भाषा में कहा जाए तो पोलियो कहा जाता है, और मेडिकल भाषा में कहा जाए तो पोलियोमेलाइटिस कहा जाता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब पोलियोमेलाइटिस यह भी एक संक्रामक रोग है, यह वायरस जनित होता है। अब संक्रामक रोग की मतलब आप ये मत समझिएगा कि फैलता है। संक्रामक रोग में बैक्टीरिया से भी फैल सकता है, वायरल से भी फैल सकता है, कुछ जो है आपके फंगस भी जो है उत्पन्न करता है। तो पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो क्या होता है। पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो जो है पोलियो वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। यह जो है क्या है, संक्रामक रोग है, ठीक है। यह रोगी के पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब तंत्रिका तंत्र मतलब क्या समझे, इसमें ब्रेन भी आ जाएगा और इसमें आपका स्पाइनल भी आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी। तो तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल को भी पोलियो प्रभावित करता है, और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, पोलियोमेलाइटिस एक संक्रामक वायरस जनित रोग है जिसमें रोगी के पाचन तंत्र के साथ साथ में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, आप लोग के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम इसको देखेंगे कि यह रोग, इसका रोग होने का कारण क्या है, और इसके जो है पैथोजन मतलब ट्रांसमिशन यह कैसे होता है, कैसे फैलता है व्यक्ति में। माय डियर, पोलियो का रोग कारक पोलियो वायरस होता है। सबसे पहले इसके रोग कारक में अगर आपसे पूछेगा तो लिखिएगा, पोलियो का जो रोग कारक जो जीवाणु होता है वह पोलियो वायरस होता है। ओके, अब जो ये पोलियो वायरस होता है
यह किस प्रकार का वायरस है? हम लोग जानते हैं वायरस एक डीएनए प्रकार का और एक जो है आरएनए प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो पोलियो वायरस है यह आरएनए प्रकार का वायरस होता है, ठीक है ना। यह मस्तिष्क के ग्रे मैटर पदार्थ को प्रभावित करता है, यानी जो ब्रेन में जो हमारा ग्रे मैटर होता है उसको जो है क्या करता है, ये प्रभावित करता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। ग्रे मैटर कहा जाए तो CASF जो भरा रहता है ना उसको जो है यह प्रभावित करता है, ठीक है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन की बात किया जाएगा कि यह कैसे फैलता है। तो पोलियो जो है ओरल फीकल रूट द्वारा फैलता है, यानी मुंह और मल मार्ग द्वारा फैलता है, समझ गए। अतः पोलियो का प्रसार संक्रमित भोजन से, हाथ से, पानी से इत्यादि से होता है। इसके साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी पोलियो होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका पैथोजन यानी रोग कारक क्या होता है और ट्रांसमिशन इसका प्रसार कैसे होता है, ठीक है। तो प्रसार में वही है कि यह मुंह और मल मार्ग द्वारा फैलता है और यह ड्रॉपलेट संक्रमण से भी फैलता है। मुंह और मल मार्ग का मतलब है कि संक्रमित भोजन लेना, संक्रमित हाथों से भोजन करना, संक्रमित पानी लेना, ये सबसे जो है मुंह और मल के द्वारा ये फैलता है। ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी यह फैलता है, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया। आगे चलिए, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दे दिए हैं, टेंशन नहीं है आपको। रही बात इनक्यूबेशन पीरियड, आप लोग उद्भावन अवधि फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। उद्भावन अवधि में होता यह है कि जब कोई संक्रमण शरीर में प्रवेश करने से लेकर और इसके लक्षण दिखने तक की जो अवधि होता है उसी को जो है हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मान गए यह कोई संक्रमण है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है, शरीर में यह यहाँ पे प्रवेश किया, ठीक है, पहले दिन प्रवेश किया और जाकर जो है इसके 7वें दिन जो है इसका लक्षण दिखा कि हाँ यह फलाना रोग है। तो कितना समय लिया? 1 से 7 दिन लक्षण देखने में कितना समय ले लिया? 1 से लेकर 7 दिन, ठीक है ना। तो यही जो है आपका इसका इनक्यूबेशन पीरियड हो जाता है, ओके। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड पोलियोमाइलाइटिस का 7 से 14 दिन का माना गया है, परंतु यह कोई निश्चित नहीं होता है। यह मुख्यतः बाल अवस्था में 6 माह से 3 वर्ष की आयु में कभी भी हो सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो इसका 7 से 14 माना गया है, परंतु इसका कोई निश्चित नहीं है। यह बच्चे में ज़्यादातर 6 से 3 माह के आयु में होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका, इंग्लिश दे रखे हैं। अब इसके बातें आती है लक्षण की कि पोलियो वाले इफेक्टेड पेशेंट को कौन कौन से लक्षण जो है आते हैं। तो लक्षण की बात किया जाएगा तो पोलियो में 2 स्टेज में लक्षण दिखते हैं। पहला जो स्टेज होता है वह प्री पैरालिटिक स्टेज होता है, लकवा से पूर्व की अवस्था, यानी इसमें 2 अवस्था होता है। एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे अभी पेशेंट को लकवा नहीं मारा होता है। लकवा यूँ कहा जाए पैरालिसिस, यानी हाथ या पैर या मुंह कहीं भी जो है उसमें सूख जाता है, उसमें का जान प्राण खत्म हो जाता है, वह जो है बेजान हो जाता है। देखते होइएगा कि जिसको पहले पोलियो लगता था तो उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता था, हाथ वो अंग सूख जाता था, उस पतला हो जाता था, बिल्कुल उसमें जान प्राण नहीं रहता था, ठीक है ना। तो यही पोलियो मार देता था तो हो जाता था। तो यही जो है पैरालिटिक फेज होता है। तो एक पैरालिटिक फेज से पहले होता है जिसे प्री पैरालिटिक कहते हैं। यहाँ पे पेशेंट को अभी पैरालिसिस नहीं मारा रहता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे स्टेज में जाता है पेशेंट तो वहाँ पे जब इलाज वगैरह अगर नहीं करवाया जाता है तो वही दूसरे स्टेज में जब प्रवेश कर जाता है तो वह पेशेंट के किसी अंग को पैरालाइज्ड कर देता है, लकवाग्रस्त कर देता है। तो 2 अवस्था है, एक है लकवा से पूर्व की अवस्था और एक है लकवा से बाद की अवस्था। तो पहला है लकवा से पूर्व की अवस्था। अब मान गए अभी लकवा नहीं हुआ है तो अभी क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो अभी लकवा नहीं है तो यह गले में खराश उत्पन्न करता है, ठीक है, उल्टी होगा, जी मिचलेगा, दस्त आएगा, बुखार आएगा, पसीना अधिक आएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, गर्दन में कड़ापन लगेगा, ठीक है ना, अति संवेदनशील बढ़ेगा, सीए से प्रेशर बढ़ेगा, धड़कन तेज बढ़ेगा। तो ये सब जो है आपके लकवा से पूर्व का लक्षण है, या यूँ कहा जाए तो ये आपको पोलियो का शुरुआती लक्षण में देखने को मिलता है, ठीक है।
एक बार और रिपीट करते हैं, और ये सब आसान चीज़ें हैं। लकवा से पूर्व की अवस्था में गले में खराश होना, ठीक है, जी में चलना, उल्टी होना, दस्त लगना, बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन होना, गर्दन में करापन लगना, ठीक है, अति संवेदनशील होना, CASF प्रेशर बढ़ जाना, तेज धड़कन होना। तो ये सब जो है आपके अभी लकवा से पूर्व की अवस्था है। लेकिन अभी तक अगर इनमें से किसी चीज़ का जान पहचान कर अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो वह दूसरे अवस्था में चला जाता है, जहाँ पे पेशेंट को लकवा लग जाता है, यानी वह पैरालिसिस का स्टेज हो जाता है। पैरालिसिस स्टेज में क्या लक्षण दिखते हैं कि पेशेंट को जब पैरालिसिस हो जाता है तो उसको चलने में कठिनाई होने लगता है, डिजेबिलिटी होने लगता है, निगलने में कठिनाई होता है, हाथ पैरों में गति कम हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो हाथ या पैर या गर्दन कहीं भी पैरालाइज हो सकता है, जहाँ पे वो अंग बिल्कुल बेजान हो जाएगा, वो अंग से कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही जो है आपके दूसरे स्टेज में पोलियो के हो जाता है, बड़ी खतरनाक, समझ गए। चलिए, वैसे अभी हमारे देश में पोलियो को उन्मूलन किया जा चुका है, ठीक है ना। निदान में क्या है, इसके डायग्नोसिस की क्या बात होती है, तो इसके निदान में शारीरिक परीक्षण, लक्षणों की जांच, रक्त जांच, ये 3 सब बीमारी में आपको देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 सब बीमारी में लिखिएगा कि शारीरिक परीक्षण, इतिवृत्ति लेना, लक्षणों की जांच, रक्त की जांच, ठीक है, इतना 4 सब में लिखिएगा। आगे है मल की जांच होगा, क्योंकि यह ओरल और फीकल दोनों मार्ग से फैलता है, तो मल का भी जांच होगा। CASF का भी जांच किया जाएगा, क्योंकि इसमें पता लगता है कि संक्रमण जो है CASF को कितना प्रभावित किया है। तो चूँकि यह ज़्यादातर जो पोलियोमेलाइटिस, जो पोलियो वायरस है, वह ग्रे मैटर को ही प्रभावित करता है, मस्तिष्क के या स्पाइनल के, यानी यही CASF को प्रभावित करता है। तो इसको जो है जांच किया जाता है, ठीक है। तो यही जो है आपका इसका जो है क्या हो गया, निदान हो गया। यही कुछ निदान है, देख लीजिए। जटिलता की बात किया जाए कॉम्प्लिकेशन में, तो कॉम्प्लिकेशन मतलब हायर रिस्क हो जाता है, पेशेंट को लकवा लग जाता है, यानी शरीर का कोई अंग में सुन्नपन आ जाएगा, वो अंग काम करना बंद कर देगा, वो अंग में जो है नसें सूख जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो लकवा लग जाता है, वो अंग जो है पतला दिखने लगेगा। पेशेंट को फेफड़ा में संक्रमण हो जाएगा, निमोनिया होने लगता है, विकलांगता आ जाता है, डिजेबिलिटी आ जाता है, रिस्पायरेटरी फेलुअर कर जाता है, ठीक है, और लास्ट में पेशेंट को डेथ हो जाता है अगर ज़्यादा परेशानी हो जाए तो ये सब जटिलता है। जटिलता आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको 4-5 बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि 3-3 जटिलता सबके लिखे 10 नंबर में, तो फिर आपको अगर नहीं पता रहेगा तो कहाँ से जटिलता लिख पाइएगा। इसलिए जटिलता भी इम्पोर्टेंट है, लक्षण भी इम्पोर्टेंट है, कारण भी इम्पोर्टेंट है। ये सब को अलग अलग करके भी पूछ सकता है, 5 बीमारी के नाम दे देगा, कह देगा कि इसमें से जटिलता और लक्षण या कारण को बताएं, कारण और जटिलता को बताएं। 5 बीमारी है, कहेगा कि 3-3 कारण और जटिलता बताए। तो जब आपको जटिलता और कारण पता रहेगा तब ना लिख पाइएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो जटिलता भी इम्पोर्टेंट है, कारण भी इम्पोर्टेंट है, लक्षण भी इम्पोर्टेंट है। आप इतना हल्के में ले रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बहुत परेशानी होगा आगे, समझ लीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग के लिए ही कह रहा हूँ। तो निदान ये जटिलता हो गया आपका, मैंने बता दिया। आगे चलिए, अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोलियो के रोकथाम करने के लिए पोलियो के लिए वैक्सीन भी चलता है, ठीक है ना। तो रोकथाम में प्रत्येक शिशु को टीकाकरण के दौरान निर्धारित समय पर ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की 2 बूंद अवश्य पिलाई जाती है, और इसीलिए इसे कहा जाता है 2 बूंद जिंदगी का, ऐसे ही कुछ कहा जाता है ना। तो प्रत्येक शिशु को जब टीकाकरण जब इम्यूनाइजेशन के लिए जाएं तो वहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन का जो 2 बूंद है ज़रूर पिलाएं। यह क्या करता है कि पोलियो को रोकथाम करता है। दूसरा है, पोलियो के टीके को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन कर रखना चाहिए। अब आपको जो ओरल जो आप बच्चे को 2 बूंद देते हैं, यह जो है प्रभावशाली इफेक्टिव बना के इसे रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो ये कुछ रोकथाम है। बाकी रोकथाम में और चीज़ लिख सकते हैं रोकथाम में और सारे चीज़ लिख सकते हैं, चूँकि यह ओरल और फीकल मार्ग से फैलता है। तो गंदगी से बचाए, संक्रमित भोजन से बचे, ठीक है, साफ़ सुथरा रखे, बच्चे को जो है गंदगी से दूर रखे। इस सब चीज़ और लिख सकते हैं, रोकथाम में लिखिएगा आप लोग ज़रूर, ठीक है। चलिए, उपचार की बात किया जाए, ट्रीटमेंट की। चलिए ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं।
रोगी में यूरिनरी ट्रैक्ट के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, नॉरफ्लोक्सासिन, सेफेक्जिम, ओफ्लोक्सासिन। ये सब क्या करता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई के इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो यूटीआई के इन्फेक्शन के लिए नॉरफ्लोक्सासिन, सेफेक्जिम यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मूत्र मार्ग में भी यह संक्रमण फैल सकता है। दूसरा है रोगी में अन्य संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है अलग अलग, ओके। तीसरा है रोगी को लाक्षणिक प्रबंध करना चाहिए, यानी रोगी के उसके लक्षण का प्रबंध करना चाहिए। लक्षण का प्रबंध, अगर दर्द हो तो एनाल्जेसिक देंगे, बुखार हो तो जो है एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट का जो है चक्कर आए, शरीर के गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, शरीर अशांत रहे तो शांत करने के लिए सीडेटिव दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, शामक दवाइयाँ। चौथा है एक्सट्रेमिटीज में लकवा हो, मतलब निचले अंगों में अगर लकवा हो तो उसके लिए कृत्रिम उपकरण की सहायता से जीवन को व्यतीत करने के लिए रोगी को प्रशिक्षित किया जाता है। चौथा उपचार यही है कि जब लकवा लग जाता है तो उसका कोई उपचार ना होता है, ठीक है। जब कोई अंग में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, वह अंग जो है सूखने लगे, पैरालाइज्ड हो जाए, तो उसका कोई लक्षण नहीं है। फिर उसको जो है व्यक्ति को शिक्षा दिया जाता है, सांत्वना दिया जाता है और उसको जो है उसी के थ्रू लाइफ जीने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। उसके लिए उसे जो है अलग अलग उपकरण की सहायता से उसे जो है चलना सिखाया जाता है, जीवन व्यतीत करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपके जो है जैसे बैसाखी वगैरह हो गया ना, देखते होइएगा कि बैसाखी वगैरह लेकर पेशेंट चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अलग अलग उसमें बैसाखी आता है, ठीक है। तो वह लेके जो है आदमी चलता है जब उसके पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसके प्रबंध कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम में 2 ही पॉइंट लिखा था, लेकिन आप जो है और लिखिएगा। मैंने जो बताया कि संक्रमण से दूर रखे, बच्चे को गंदगी से दूर रखे, ठीक है, भोजन को जो है ढक कर रखे, पानी जो है गंदगी पानी से दूर रहें, तो इस सब रोकथाम में लिखिएगा आप, ओके। उपचार मैंने बार बार बताता हूँ कि लक्षण और कारण के आधार पर आप उपचार लिखेंगे, दवाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना है। एक पोलियो मारे हुए पेशेंट के लिए आप लक्षण प्रबंध कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको लिखना है, ओके। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। 2 प्रश्न अच्छे से समझा दिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।